एक ही जमीन, दुगनी मेहनत लेकिन मुनाफा आधा। क्या आप भी लाशऊरी तौर पर यही गलती कर रहे हैं? दरख्त आपकी जमीन के दुश्मन नहीं, बल्कि ये वो बैंक अकाउंट है जो बुरे वक्त में आपको करोड़ों का मुनाफा देता है। एग्रो फॉरेस्ट्री वो अमल है जिसमें ज़रूरी फसलों के साथ मुख्तलिफ अक़साम के दरख्त लगाए जाते हैं। दरख्त चाहे जौन से भी हों, हमारे लिए, हमारी इस दुनिया के लिए, हमारे माहौल के लिए बेहतरीन है, हमारे अच्छे दोस्त हैं। जिसका जो है तो बैकग्राउंड एग्रीकल्चर फैमिली से है, तो उनको तो ज़रूर चाहिए कि वो आए। शहरों में जो है 1,80,000 की तनख्वाह लेकर नौकरी करने से बेहतर है कि यहाँ पर अपने जो ज़मीन है तोड़ी है, लेकिन उससे अच्छा मुनाफा हो जाता है। एक ही जमीन, दुगनी मेहनत लेकिन मुनाफा आधा। क्या आप भी लाशऊरी तौर पर यही गलती कर रहे हैं? नाज़रीन, मैं हूं फ़खर ज़मान और आप देख रहे हैं वो प्रोग्राम जो किसानों की खुशहाली और जदीद ज़राअत की बात करता है, यानी कि किसान का पाकिस्तान। हमारे यहाँ ये बात आम है कि फसलों के साथ दरख्त लगाने से ज़मीन कमज़ोर हो जाती है, जबकि ये इंतहाई गलत बात है। दरख्त आपकी ज़मीन के दुश्मन नहीं, बल्कि ये वो बैंक अकाउंट है जो बुरे वक्त में आपको करोड़ों का मुनाफा देता है। एग्रो फॉरेस्ट्री वो अमल है जिसमें ज़रूरी फसलों के साथ मुख्तलिफ अक़साम के दरख्त लगाए जाते हैं। अगर मौसम की तब्दीली या किसी बीमारी की वजह से आपकी फसल ख़राब भी हो जाए तो ज़मीन में मौजूद दरख्त आपको लाखों रुपए का फ़ायदा दे जाते हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि एग्रो फॉरेस्ट्री को कैसे अपनाया जा सकता है, कौन से दरख्त आबो हवा के लिहाज से, ज़मीन के लिहाज से किस इलाके के लिए बेहतर हैं। इसके लिए आज हम मौजूद हैं KBK के शहर चारसदा में और आपको बताएंगे कि यहाँ के फार्मर्स किस तरह से एग्रो फॉरेस्ट्री से लाखों रुपए कमा रहे हैं। अगर आप भी एग्रो फॉरेस्ट्री से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हमारा प्रोग्राम पूरा देखिए, क्योंकि ये प्रोग्राम आपके लिए है। अगर आप समझते हैं कि एक ही जमीन से सिर्फ एक फसल का मुनाफा हासिल किया जा सकता है, तो शायद आप एक ऐसी हकीकत से अभी तक वाकिफ नहीं जो कई किसानों की आमदनी को दुगना बल्कि बाज़ औक़ात इससे भी ज्यादा कर रही है। हैरानकुन बात यह है कि बाज़ किसान उस वक्त भी मुनाफा कमा लेते हैं जब फसल उनकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं होती। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ज़रूरी निज़ाम की जिसे बहुत से लोग सिर्फ दरख्त लगाना समझते हैं, लेकिन हकीकत में ये किसान के लिए एक इजाफी आमदनी, ज़मीन की बेहतरी और मुस्तकबिल की सरमायाकारी का जरिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एग्रो फॉरेस्ट्री की। एग्रो फॉरेस्ट्री वो तरीका काश्त है जिसमें ज़रूरी फसलों के साथ मुख्तलिफ अक़साम के दरख्त भी उगाए जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कई कामयाब किसान सिर्फ फसल पर इन्हिसार नहीं करते, बल्कि दरख्तों को भी अपनी आमदनी का अहम जरिया बनाते हैं। आज हम मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा के शहर चारसदा में, जहां सैकड़ों एकड़ रकबे पर एग्रो फॉरेस्ट्री की जा रही है। इस खित्ते में सदियों से फसलों के साथ दरख्त लगाने की रिवायत मौजूद है। एग्रो फॉरेस्ट्री न सिर्फ लकड़ी की पैदावार से इजाफी आमदनी फराहम करती है, बल्कि जमीन की जरखेजी और मजबूती में भी मदद देती है। पाकिस्तान में जब भी एग्रो फॉरेस्ट्री का जिक्र होता है, वहाँ पे मुनीर खान साहब जो है वो सर फहरिस्त आते हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि इन्होंने हमें टाइम दिया है। हम चारसदा में मौजूद हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री के हवाले से इनसे बात करते हैं। खान साहब, थैंक यू सो मच डिस्कवर पाकिस्तान को टाइम देने के लिए, बहुत शुक्रिया। एग्रो फॉरेस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर आपने कब काम शुरू किया और इसके क्या क्या फ़वाइद आपको नज़र आए? 2015 से हमने स्टार्ट लिया था। ठीक तो है। एक प्रोजेक्ट जो पायलट प्रोजेक्ट था उसका। इससे पहले हमने जो टेलर फार्मिंग की और जिस तरीके से वो करते थे उसमें ज़मीन की साख्त को, इस माहौल को हमने बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया था। टेलर फार्मिंग की मैं मुखालफत नहीं करता, लेकिन जिस तरीके से हम करते हैं, जिस तरह ज़हर इस्तेमाल करते हैं, जी, तो उसकी वजह से जब एहसास हुआ तो हमारे लिए सबसे इंसान दोस्त, जी, सबसे माहौल दोस्त चीज़ दरख्त हैं, जी बिल्कुल। इन्हें बढ़ाना है। तो इसके लिए हमने काम शुरू किया और अब आप देख रहे हैं इंशाल्लाह आपको। ये तो एक जंगल है दरख्तों का। ना सिर्फ माहौल को साफ कर रहे हैं, बल्कि आप जो है ना वो दरख्त उगाने का जो हक अदा कर रहे हैं वो आप हैं। दरख्त लगाना है हमें, ताकि जितना नुकसान किया है इस माहौल का,
अपने मुल्क का, अपने ताकि उसे पूरा कर सकें और जितनी गंदगी फैलाई है कम से कम उसे साफ़ कर सके। इसकी मेन वजह ये है जब एग्रो फॉरेस्ट्री करते हैं कि इसकी बहुत अच्छी आमदन आ जाती है। लेकिन इस वक्त हम इसके अलावा बात करेंगे माली फ़वाइद के अलावा जी जो फ़ायदा हमारे माहौल को है उस पे बात करेंगे। जो जितना कार्बन डाइऑक्साइड हम माहौल से लेते हैं, जितना कार्बन हम जमा करते हैं, थोड़ी सी उस पे आपके साथ थोड़ी सी बात करेंगे। जी जी जरूर आप बताइए। आए प्लीज़, आपको मैं बात चीज़ें आपके साथ अगर मैं शेयर करूं। आम ये एक पॉपुलर का पौधा है। हमारे आम तौर पे कहा जाता है यार जब आप दरख्त लगाते हैं तो ये चंद साल बाद आपके माहौल को साफ़ करेगा। ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि इसमें कार्बन इसने कितना इकट्ठा किया, ठीक है। इतने अरसे में इसने कार्बन डाइऑक्साइड कितना यूज़ किया, ठीक है। इसने हवा को कितना साफ़ किया। इसकी आप पौधे का फुटवारी के वज़न से आप जब लेते हैं हमारे पास इसके फार्मूले कि इसका वज़न कितना आएगा। ठीक है। ठीक है। इस वक्त ये पौधा जो है इसकी हाइट जी और इसका वज़न ये जी। सारा जो हम पूरा करते हैं उसके मुताबिक आप इसका वज़न जो निकला है ये 6 मन के करीब, यानी यहाँ मन 50 किलो का होता है, ठीक है। तो 300 केजी इसका। अच्छा मन वज़- ये सिर्फ एग्रो फॉरेस्ट्री में मन 50 किलो नहीं, का यहाँ होता है? हमारे चारसद्दा में लकड़ी का जो होता है, यहाँ अच्छा, मन अच्छा, अच्छा, आम 50 किलो ये का 50 किलो का यहाँ ओके, लगाते ओके, हैं। ओके। तो इसका फार्मूला क्या है? आप कैसे इसका वजन और कैसे आप इसका कार्बन निकालते हैं? हर दरख्त का अपना अपना फार्मूला होता है। ठीक है। लेकिन इसकी फुटवारी जब निकालते हैं, हम्म। पॉपुलर का हमारे जो दरख्त जो होता है ये पर स्क्वायर फीट में ये 30 केजी स्पेशल डेटॉइटिस का। ठीक है। दूसरा पॉपुलर जो है वो 25 किलो निकलता है, 30 किलो तक ठीक है। इसका वजन निकलता है। इसका वजन 300 किलो निकला है। इस पे कार्बन की बात करते हैं, पॉपुलर का स्पेशली इसको जब ड्राई करते हैं इसका ड्राई मैटर इसका आधा निकलता है ठीक है। और उसका 47% जब निकालते हैं आपके पास आ जाती है कि इसने कार्बन कितना जमा किया। ठीक है। ठीक है। ठीक है। आपके पास जो 47% जो कार्बन आता है उसे जब आप 3.47 से मल्टीप्लाई करते हैं जी तो ये आपको बताता है कि मैंने इस अरसे में जब से मैं खड़ा हूँ मैंने कितनी कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ की। अब थोड़ा सा फार्मूला बताएं, आपने इसका जो साइज़ लिया है ये कितने इंच का है इसका साइज़, और उसको फिर किस तरह मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है और इसका कार्बन इसकी रेशो कैसे निकालनी है? सर जिस तरह आम लकड़ी की फुटवारी निकालते जी हैं जी ठीक है। उसी तरह इसकी गोलाई ठीक है। के ऊपर सिरे की जी गोलाई ये तकरीबन इसकी आधी आती है। बेहतर होता है कि अगर आप एक्यूरेट करना चाहें दोनों नाप लें। ठीक है। इसकी ठीक है। हाइट फुट के हिसाब से होती है और इसकी गोलाई इंचों के हिसाब से। इंचों के हिसाब से होता है। हाँ, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करते हैं ओके। और लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। जी ओके। इसकी गोलाई दोनों सर की, ठीक है। लंबाई ज़रबे लपेट बटा 144 बटा 16। अब आप इसे तकसीम करते हैं आपके पास फुटवारी आ जाती है। इसकी कितने स्क्वायर फिट है। 50% का जो है 47% निकालते हैं, ये इसका कार्बन है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड आपको अगर पता हो कि इसने कार्बन डाइऑक्साइड कितनी यूज़ की है तो आपके पास जो कार्बन आता है जी उसे 3.47 से आप मल्टीप्लाई करें ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा इसने इतने अरसे में कितनी इनकी सारी जिंदगी में कितना कार्बन डाइऑक्साइड इसने यूज़ किया, जज़ब किया। हाँ, आमतौर पे सर लोग कहते हैं जब आप दरख्त लगाएंगे 20 साल बाद या 25 साल बाद ये माहौल को बेहतर करेगा। इस तरह नहीं है सर। जिस दिन आपने दरख्त लगा लिया ठीक है। उसी दिन से शुरू हो गए। अगर दरख्त छोटा है काम कम करेगा, उसके लिए आप जब जंगल लगाते पौधों की तादाद बढ़ाते हैं माहौल के लिए, ये फ़ौरन ही काम शुरू कर देता है। मुख्तलिफ जगहों पे हम जब थर्मामीटर लगाते हैं ओपन एयर की जगह की निस्बत यहाँ पे ये तकरीबन 6 डिग्री का इसमें फ़र्क होता है। ओके। जब आप जंगल लगाते हैं तो माहौल पे इसका बहुत अच्छा असर है। ठीक है। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बेहतर होती है, जबरदस्त। मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे आती हैं। दुनिया के अंदर कार्बन क्रेडिट का एक कॉन्सेप्ट है। पाकिस्तान में भी एग्रो फॉरेस्ट्री पे काम हो रहा है, दुनिया के अंदर भी जो एग्रो फॉरेस्ट्री पे काम हो रहा है उसका कुछ मुवाजना कीजिए, मुझे फ़र्क बताइए कि दुनिया इस टाइम कहाँ खड़ी है और पाकिस्तानी किसान इस टाइम कहाँ है? ये फ़खर साहब बहुत अच्छा सवाल आपने किया और बिल्कुल कार्बन क्रेडिट पे बात होनी चाहिए। जिस तरह आपके साथ मैंने शेयर किया कि जब हम दरख्त लगाते हैं एक ख़ास मकदार में एक कार्बन इकट्ठी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड से जब करता है, उसी तरह दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में जहाँ पे कारखाने हैं मुख्तलिफ जो आलूदगी फैला रहे हैं, उनसे कहा जाता है कि आप जो आलूदगी फैला रहे हैं उसके लिए आप दरख्त लगाएं, आप जंगल लगाएं। ठीक है। जिनके पास अपने मुल्क में जंगल के लिए जगह अवेलेबल होती है वो लगाते हैं, जहाँ नहीं होती वो दूसरे मुख्तलिफ जो लोग कर सकते हैं
वहाँ पे लोगों को पेमेंट करते हैं कि आपने इतने एरिया पे जंगल लगाना है, ठीक है। और इस जंगल में से आपने इस एरिया पे 80% या 70% जो जंगल रखना है, इतने अरसे के लिए 8 साल की रखना है, 10 साल के लिए 15, वो कांटेक्ट करते हैं और उसकी उन्हें पेमेंट करते हैं। दरख्त भी किसान के होते हैं, लेकिन ओके। माहौल को साफ करने के लिए इंडस्ट्री वाले पेमेंट करते हैं। इंडस्ट्री वाली पेमेंट करते हैं, क्योंकि वो जो आलूदगी फैला रहे हैं जी, उसे साफ करने उसकी की पेमेंट, उसका वो जो है ना वो मुआवजा देते हैं। मुआवजा देते हैं। ठीक है। कार्बन क्रेडिट की अगर यहाँ पे काम हो, एक तो किसान प्रमोट होगा, क्योंकि आमतौर पे एग्रो फॉरेस्ट्री हम क्यों नहीं करते, क्योंकि हमारे पास वक्त और वसाइल इतने नहीं होते। अगर हम दरख्त लगाएंगे इतने अरसे तक, यार इसके बड़े होने तक मैं खाऊंगा क्या। जी जी। मुनीर भाई, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है कार्बन क्रेडिट का। मेरा ख्याल है कि इससे पाकिस्तानी जो किसान है वो उसका बहुत ज़्यादा माली फ़ायदा भी होगा, हमारे माहौल की बेहतरी के लिए भी काम होगा, मैक्सिमम दरख्त लगाए जाएंगे। एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में मैं आपको बता दूं, आमतौर पे हमारे किसान के वसाइल कम होते हैं। जी। ज़रूरत के लिए अक्सर जंगल काट देते हैं, दरख्त काट, अभी बाद औकात में चोर भी नहीं होते, लेकिन उसे ज़रूरत होती है। आमदन के जब ये ज़रिया आएगा, हमारे दरख्त जो हमारे जंगलात हैं कुदरती भी, और हमारे जो हमने जो लगाए हैं, हमारे जो मस्नूई जंगलात हैं, ये भी बचेंगे और बढ़ेंगे, और हमारे मुल्क का, हमारे माहौल का, हमारी दुनिया का फ़ायदा होगा। बिल्कुल सर, होना चाहिए। मुझे इकोसिस्टम के हवाले से बताइए कि आपने ये जो माशाल्लाह जंगल लगाया हुआ है, इससे क्या बेहतरी आई है इकोसिस्टम के अंदर, हमारे माहौल के अंदर? इससे पहले जब हम इसमें दूसरी फसल लगाते थे, उसमें जहर पाशी करते थे, ठीक है। कीमियाई खादें इस्तेमाल करते थे, तो हमारे तकरीबन हशरात ख़त्म हो गए थे। ठीक है। क्योंकि जब आप जो जहर इस्तेमाल करते हैं, उसे ये पता नहीं होता कि आपके फ़ायदेमंद हशरात कौन से, नुकसान दे, बस उसे मारना है। केमिकल जो फर्टिलाइजर आप इस्तेमाल करते हैं, उससे ज़मीन की साख ख़राब होती है। जब से हमने ये जंगल लगाए, यहाँ पे इकोसिस्टम हमारा डेवलप हुआ है। आप मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे देखेंगे जो हशरात का शिकार कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हशरात बढ़ रहे हैं। बेहतरीन। इसमें से कुछ हमने थोड़े बहुत डेवलप किए। यहाँ मेंढक बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, मेंढकों की हम अफजाइश करते हैं, बढ़ा दिए, और अब खुद बढ़ रहे हैं। ओके। लेडी बग बढ़ गई है, क्राइपोसोपा, काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म के जो हशरात हैं ये भी बढ़ रहे हैं। ज़मीन की साख्त भी बेहतर, आप अगर देखें, आप इस ज़मीन को आप पाँव से देखें, इसकी साख्त को देखें, इसकी नरमी को देखें, क्योंकि दरख्तों का एक फ़ायदा ये, आमतौर पे हम जब आम हल चलाते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो वसाइल हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम 9 इंच तक या 12 इंच तक बस प्लोइंग कर लेते हैं। ठीक है। इसके नीचे अक्सर हार्ड पैन होता है, लेकिन जो दरख्तों की जड़ें जो हैं, ये फुटों तक नीचे जाती है और फैल जाती हैं। इससे ज़मीन नरम होती है, उसके पानी जब्त करने की सलाहियत बढ़ जाती है, उसकी ज़रख़ीज़ी बढ़ जाती है। तो इकोसिस्टम हमारा यहाँ बेहतर हो रहा है इंशाल्लाह। अभी आपको दिखाएंगे, आप कैमरे की आंख से भी देखें, मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे, मुख्तलिफ़ फ्लाई कैचर्स, मुख्तलिफ़ इंसेक्ट्स, ये काफ़ी बढ़ गए हैं। तो इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। ज़रूर सर, ज़रूर देखते हैं सर। इससे पहले कि हम एग्रो फॉरेस्ट्री के मुनाफा की बात करें और चैलेंजेस पे बात करें, मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुनीर खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं कुछ रवायती बातें करना चाह रहा हूँ। मुझे बताएं कि 1 एकड़ के लिए हमें कितनी प्लांट्स चाहिए होते हैं, इसकी नर्सरी कितनी चाहिए होती है, और 1 एकड़ में एग्रो फॉरेस्ट्री करने के लिए कितना खर्चा आ जाता है? हमें 1 एकड़ में 700 पौधे चाहिए होते हैं। 40 रुपए से लेकर 300 रुपए तक पौधा मिलता है। ये हाइट के एतबार से रेट साइज़ के एतबार से होता है, हाइट के एतबार से होता है। अक्सर लोग बड़े पौधों को पसंद करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि हमें दरमियाने पौधे जो लगाते हैं, उसके रिजल्ट्स हमारे साथ बहुत अच्छे आते हैं। अच्छा, बेहतरीन। एग्रो फॉरेस्ट्री जब हम करते हैं तो सिर्फ जंगल के लिए ज़मीन तैयार नहीं करते। ठीक है। जिस फसल के लिए आप जिस तरह ज़मीन तैयार करते हैं, जितनी खाद चाहिए होती है, जितनी फसल की, क्योंकि इसे हम फसल में लगाते हैं, तो उसी के मुताबिक सर इस पे खर्च होता है। फार्म मैनेजमेंट के हवाले से बताइए कि आप केमिकल फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल करते हैं इसमें? सर बाद में थोड़ा इस्तेमाल करते हैं। अब इस फॉर्म में जो है आमतौर पे ज़्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर इंशाल्लाह वो भी 1 साल बाद में वो भी ज़ीरो कर देंगे। कितने साल में पौधा तैयार हो जाता है, बेचने के काबिल होता है, और 1 एकड़ से कितने पैसे कमाए जा सकते हैं? हमारी जो आम रिवायती फसलें हैं उसकी निस्बत ये आपको ठीक ठाक आमदन दी जाती है, क्योंकि पहले 2 साल अच्छी फसलें होती हैं, तीसरे साल फिर थोड़ी कम हो जाती, फिर जब इसमें से हम लाइनें रिमूव करते हैं, फिर इसके रिजल्ट आते हैं। बहरहाल जो हमारी आम फसलें हैं
उससे इसकी अच्छी आमदन आती अच्छा, ये है तो ये भी कैश क्रॉप है। ना? कैश क्रॉप है सर। कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप है। आप जिस वक्त इसे आप बेचना चाहें, जिस वक्त आप यहाँ पे हमारे यहाँ तो इसका अच्छा सिस्टम है, फिर इसकी मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ भी बनती हैं, फिर इसके माचिस बनते हैं, आइसक्रीम स्टिक्स हैं, ये बना रहे हैं चिप बोर्ड में, और ये सारी इंडस्ट्रीज में इन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल भी इस्तेमाल हो सब रहा कुछ है इसका chipboards सर, के अंदर। कोई चीज़ इसका बुरादा भी नहीं बचता। ओके, इसके जो ये मुंड रह जाते हैं, जो पहले लोग कहते थे, वो भी बिक जाते हैं, कोई चीज़ तो इसकी नहीं बचती। और इसके जो पत्ते हैं वो ऑर्गेनिक खाद का काम करते हैं। ऑर्गेनिक खाद का काम करते हैं सर। पॉपुलर के साथ इंटरक्रॉपिंग क्या क्या कर सकते हैं सर? इसमें इसके साथ सर हम तकरीबन सारी चीज़ें इसकी इंटरक्रॉपिंग करते हैं सर। ठीक है। इसमें अच्छा गन्ना हम उगाते हैं, इसमें गंदम उगाते हैं, इसमें मकई उगाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के चारे इसमें उगाए जाते हैं, सरसों कैनोला, ये सारी चीज़ें। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ ना, दरख्त यहाँ पहले से लगाए जाते, लेकिन जो साइडों पे यहाँ पे लगाए जाते हैं, और लोग लगाते किस लिए थे? आम किसान इमरजेंसी के लिए, फ़ौरन ज़रूरत पड़ती थी, फ़ौरन बेच दिया यार ये वाला, बस ये वाली साइड बेच दो। आपको एक खेत के लिए एक सिक्योरिटी भी चाहिए होती है ना, कि हमारा इतना खेत है, इस पे खर्च भी होना है, इसके लिए कुछ मेरे लिए इमरजेंसी, तो उसमें भी फ़ौरन काम आ जाता है सर। मुझे बताएं कि 1 एकड़ में सपोज आपने 700 दरख्त लगा दिया है, जी। 2 साल 2.5 साल के बाद ये तैयार हो जाते हैं, जी। तो कितने दिन के मार्जिन से आप दरख्त निकालते रहते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि ये तो आप हर रोज चाहें दरख्त बेच सकते हैं, हर रोज इनकम आ सकती है। वो तो आ सकती है, लेकिन सर इसका हम इस तरह पैटर्न करते हैं जी। देखिए, इसका ये 30 साल शुरू है, इसमें फसल आप देखिए कमज़ोर हो गई है, छाँव बढ़ गई है। जी जी जी। अभी अक्टूबर में से इंशाल्लाह हम एक लाइन इसमें से निकाल के बेच देंगे। ठीक है, ठीक। उसके बाद सर 2 साल बाद, यानी 5वें साल, जी। उसमें से जो बड़े दरख्त हैं, जी, खास हमारा साइज़ होता है जिसके मुताबिक हमें कटवाने होते हैं, ओके, वो कटवा देते हैं। जो सप्रेस दरख्त रह जाते हैं, उन्हें खुला माहौल मिलता है, फिर वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, फसल की बीच में अच्छी ग्रोथ होती है। प्रॉपर रोशनी और हवा लगती है। बिल्कुल सर। दरख्त चाहे जोन से भी हो, वो इंसान के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद। इस वक्त आप जहाँ खड़े, आप अगर बाहर धूप में देखें, आप ठहर सकते हैं, नहीं ठहर सकते। काम करने वाले दोस्त हैं जो हमारे मजदूर हैं, जी जी, खुले खेत की निस्बत खुश होते हैं जब यहाँ काम करना यहाँ उनको पे अच्छा काम लगता है। करते। किसी वक्त आप अगर इस वक्त टेम्परेचर देखें, इस वक्त इस माहौल को देखें, गर्मी हर जगह वो अलग है, लेकिन काबिल बर्दाश्त होती है। दूसरा, आप सांस लेने में खुशी महसूस करेंगे। यस यस, आपको एहसास होगा, क्योंकि आपको वो यहाँ जो आपने वक्त गुजारा है। जी जी बिल्कुल। तो दरख्त चाहे जोन से भी हो, हमारे लिए, हमारी इस दुनिया के लिए, हमारे माहौल के लिए बेहतरीन है, हमारे अच्छे दोस्त हैं। तो दरख्त लगाएं, चाहे जोन से भी हो। थैंक यू सो मच सर खान ओके साहब। सर, थैंक यू। ज्यादातर किसान समझते हैं कि जमीन पर सिर्फ रिवायती फसलें उगाकर वो सबसे ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि वो बहुत बड़ा मालियाती मौका मिस कर रहे हैं, जिसका उन्हें अंदाजा ही नहीं। वो एक ऐसी चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं जो उनकी जेब बदल सकती है। आजकल के कामयाब और स्मार्ट किसान रिवायती तरीकों से बहुत आगे निकल चुके हैं। जहां एक आम किसान सिर्फ एक फसल के भरोसे बैठकर पूरा साल रिस्क में गुजारता है, वहां तरक्की पसंद किसान एक ऐसी हिकमत अमली अपना चुके हैं जो उनकी आमदनी को हर हाल में महफूज बना देती है। अगर आप अब भी पुरानी सोच के साथ चल रहे हैं तो आप रेस में बहुत पीछे रह जाएंगे। दरख्त आपकी फसल के दुश्मन नहीं, बल्कि वो आपका वो खुफिया बैंक अकाउंट है जो बुरे वक्त में आपको करोड़पति बना सकता है। इसका हल एक सादा और वाज़ेह असूल में है, जिसे एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जिलाल मुनीर साहब, जो कि फार्मर के बेटे हैं, और इनके क्या तजर्बात हैं फार्मिंग में और इनके मुस्तकबिल के प्लान्स क्या हैं एग्रो फॉरेस्ट्री को लेकर, उनसे बात करते हैं। जिलाल भाई, थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। फार्मर का बेटा होना कैसा महसूस करते हैं? सर, फार्मर का बेटा होना ये हमारी खुशकिस्मती है कि मैं एक एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और ये जो ज़मीनें और ये जो सारा सेटअप है मुझे जो है तो बना बनाया मिल गया। बहुत अच्छा ही महसूस होता है, चैलेंजिंग भी है। मतलब ऐसा नहीं है, आपको काम करना होता है, मेरे ख्याल से 24/7 आपको अवेलेबल होना होता है लेबर के लिए, सब कुछ हो सब के लिए। मैंने जब आंख खोला तो मैंने जो है तो एग्रीकल्चर फैमिली में ही खोला, और बचपन से जो है तो अपने वालिद साहब को काम करते हुए देखा, उसके साथ अटैच था बहुत।
आपकी रूटीन कैसी है? सुबह से लेकर रात तक किस तरह का कैसे वक्त गुजरता है? 6 बजे हमारी सुबह हो जाती है, 6 बजे काम शुरू, दोपहर जो है तो 1 बजे हम छुट्टी कर देते हैं, फिर जो है तो शाम को 4 बजे फिर जो है तो फील्ड्स में होते हैं। ठीक तो है। ये थोड़ा सा वक्त मिल जाता है रेस्ट करने के लिए। बाकी काम तो होता है, लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें काम करने का मौका मिल रहा है। आप एक नेचुरल माहौल में रहते हैं, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि आपको खालिस ग़िज़ा मुयस्सर होती है, अच्छा खाना मिलता है, हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं। ग़िज़ा तो यहाँ पर मेरे ख्याल से गांव में, देहातों में खाली सी होती है। आजकल ये जो डब्बों की ग़िज़ा है, ये मेरे ख्याल से ग़िज़ा रह ही नहीं गई। मतलब वो भी एक वक्त था कि जो है तो सब्ज़ी सिर्फ सब्ज़ी हुआ करती थी। आजकल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्ज़ी होती है ना। मेरे ख्याल से यहाँ पर रहने की ये एक बहुत बड़ी हमारी खुशकिस्मती है कि हमें अच्छी ग़िज़ा मिल रही है, अच्छा माहौल मिल रहा है सर। बेहतरीन। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, लेकिन शहरों में यूनिवर्सिटीज़ में जाकर या तो ये है कि वो आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं आफ्टर स्टडी, या फिर कहीं जॉब कर लेते हैं। तो आपका क्या प्लान है, और आप दूसरे जो यूथ है हमारी जो एग्रीकल्चर से बिलोंग करती है, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। यूथ की अगर मैं बात करूं, वो आपने सुना होगा ना, एक कहावत है कि घर की मुर्गी जो होती है दाल बराबर होती है। और प्रोफेशन के हवाले से भी अगर हम बात करें तो एक बंदा है, वो फ़र्ज़ करे वो मैकेनिक है जी, वो मैकेनिक है, वो जो है तो अपना सारा उम्र वर्कशॉप में गुजार देता है। उसका बेटा आके कहता है मैं लॉयर बनूंगा, तो एक जनरेशन गैप आ गई इसमें। तो वो जो है तो फिर ज़ीरो से स्टार्ट करेगा। शहरों में जो है तो 1,80,000 की तनख्वाह लेकर नौकरी करने से बेहतर है कि यहाँ पर अपनी जो ज़मीन है तोड़ी है, लेकिन उससे अच्छा मुनाफा हो जाता है। मैं अपने वालिद साहब के साथ अब भी मैं काम कर रहा हूँ, और स्टडीज़ ख़त्म होती भी मैं यही बिज़नेस जो है तो अपना चलाऊँगा आगे। ठीक है। इंशाल्लाह। इस टाइम का जो हमारा एग्रीकल्चर है, इसमें किस तरह की चेंजेस होनी चाहिए, और आप क्या इरादा रखते हैं कि आप अपने एग्रीकल्चर को कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं? वक्त के साथ साथ इनोवेशंस तो आती है, और हमको वो एक्सेप्ट भी करनी है। वो हमारे एग्रीकल्चर में एक हमें सिखाते हैं कि अर्ली अडॉप्टर्स, लेट अडॉप्टर्स और फिर लेगर्ड्स होते हैं सर। लेगर्ड्स वो लोग होते हैं जब नई इनोवेशन आ जाती है तो वो उस पुराने को ले लेते हैं। रिस्क लेने वाला जो पहले बंदा है, इनोवेटर, वही जो है तो उस चीज़ से फ़ायदा उठाएगा। पहले हम जो मेरे वालिद साहब थे टनल फार्मिंग करते थे। ठीक है। टनल फार्मिंग में काफ़ी अच्छा मुनाफा भी हो जाता था, लेकिन वक्त के साथ साथ मार्केट ऐसी हो गई कि बड़ा काम उसमें आप नहीं कर सकते। बड़ा काम जब आप करेंगे आप बहुत बड़ा रिस्क लेंगे, और जब मार्केट डाउन हो गई तो आप उठ नहीं सकते। वक्त के साथ बदलना पड़ता है जी। बेहतरीन। चूँकि आप भी यंगस्टर हैं, तो आप भी स्टडीज़ के बाद अपने एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो यूथ है जो कि एग्रीकल्चर से बिलोंग करती है, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर यूथ को स्पेशली जिसका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर फैमिली से है, तो उनको तो ज़रूर चाहिए कि वो आए अपने गांव में। अपनी जो ज़मीनें हैं, आजकल हमने इजारा बोलते हैं, इजारा दिया हुआ है, या तो अगर हम खुद उसको करें तो मेरे ख्याल से कि 30-35 हज़ार या लाख रुपए की नौकरी से काफ़ी बेहतर है, इंटरेस्टिंग भी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान, जिसमें एग्रो फॉरेस्ट्री और कार्बन क्रेडिट्स के हवाले से आपको बताया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा, क्योंकि एग्रो फॉरेस्ट्री ऐसा अमल है जिसमें आप ज़रूरी फसलों के साथ मुख्तलिफ़ अक़साम के दरख्त उगा के फसलों के साथ साथ दरख्तों से भी लाखों रुपए कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। अपने फ़ीडबैक का इज़हार कीजिएगा, क्योंकि आपका फ़ीडबैक मुल्क की ज़रूरी तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान फ़ख्र ज़मान के साथ, ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान, क्योंकि खेतों की हरियाली पाकिस्तान की खुशहाली है।